जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा पढ़ाने का और पढ़ने का वह चरण आ गया है जहाँ से हम अपनी स्वतंत्रता का एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर हैं। जितनी पीछे चीज़ें पढ़ाई हैं उनका प्रतिफलन यही होना था कि हम आज़ादी कितनी जल्दी पा जाएं। किनसे? ब्रिटिशर से आज़ादी नहीं, एक विचारधारा से आज़ादी पानी थी जो हमें गंवार निम्न स्तर का या यूँ कहें कि हमें बर्बर कहा करते थे। अगर हम भारत की बात करें इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक आ चुके हैं आपको अच्छे से पता है। बेबल प्लान कल हमने आपको पढ़ाया था और बेबल प्लान के बाद उसने अपनी रचना रच रखी थी क्या कि कैसे भी करके भारत में अब चुनाव कराने चाहिए। तो अब उन चुनाव की जो पृष्ठभूमि है वही आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। किसी का नीचे कमेंट आया था कि सर आप ये बहुत बढ़िया काम करते हैं कि रोज़ पूरी चीज़ को दोहरा देते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा होगा कम से कम उसे पूरी चीज़ों का एक बार थारोली पता चल जाता कि टॉपिक को कहाँ से ऐड करना है। तो आज हमारा जो भूमिका होगा, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, मैं रोज़ आपको ये टॉपिक देता हूँ मेंस के हिसाब से। इंटरव्यू के लिए मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ और प्री के लिए बोर्ड पे भरा रहता है। कई लोग कहा करते हैं सर आप बोर्ड पे लिख लेते हैं लेकिन आप बोर्ड पे देखते नहीं, आप कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड पे लिखने का एकमात्र उद्देश्य होता है आपको फैक्ट पहुंचाना। इसको जितना ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास और कोई माध्यम नहीं अपनी बात आप तक पहुँचाने का। इसकी किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती इतिहास पढ़ने में और ख़ासकर भूगोल पढ़ने में। इन चीज़ों का हमें कभी आवश्यकता नहीं और ना ही हमें आवश्यकता है कि हम रायता इसमें लिखें। लेकिन आवश्यकता क्या है कि जब हम यहाँ से हटते हैं और आप तो स्क्रीन शॉट देते हैं तो प्री के बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो किताबों में लिखा हुआ है वो मैं पूरा पवारा आपको सुनाऊंगा, वो किसी मतलब का नहीं। तो जितना चीज़ यहाँ लिख देता हूँ वो प्री के हिसाब से होता है। बाकी जो पृष्ठभूमि होती है वो मेंस के हिसाब से होती है और बाकी जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो इंटरव्यू के लिए होते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य होता है कि एक ऐसी कक्षा होनी चाहिए। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता था एक कोई ऐसी कक्षा होना चाहिए जो प्री बेस्ड, मेंस बेस्ड, इंटरव्यू बेस्ड, वनडे बेस्ड नहीं, एक क्लास होनी चाहिए, एक कक्षा होनी चाहिए जिसका एक मोटो होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर हम वनडे की क्लास पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएंगे, सिविल के लिए पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएंगे। अगर एक बच्चा जो वनडे की तैयारी कर रहा है और उसके दिमाग में कहीं सिविल पलता है तो फिर से वो नई कहानी रटे। तो हम शिक्षकों का एक दायित्व, और मैं सारे शिक्षक बंधुओं को जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएं उसे ब्रीफ से लेकर डीप तक पूरा पढ़ा दें। उससे एक फ़ायदा होगा कि वो चाहे कोई बच्चा देख रहा हो, चाहे वनडे का, चाहे सिविल का, चाहे वो एसएससी का, चाहे बैंक का, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा हो, कम से कम उसे एक ऑथेंटिक जानकारी आप पहुंचा देंगे। और अगर सामान्य नागरिक ये वीडियो देखे, मेरे वीडियोस में यही होता है कि उसे सामान्य नागरिक भी देखता है तो उसे एक अवेयरनेस पता चलती है, एक जागरूकता होती है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ों को सबको ध्यान देना चाहिए, जितने भी लोग पढ़ा रहे हों सभी शिक्षकों को सैल्यूट और सम्मान। और लेकिन उनको थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। हम मेंस पढ़ा रहे, हम इंटरव्यू पढ़ा रहे, अरे यार तुम क्लास कहाँ पढ़ा रहे हो, तुम एक चीज़ पढ़ाओ भाई। मैं भारत छोड़ो आंदोलन को तो सारे एस्पेक्ट बता दो ना। मेरा उद्देश्य ये रहता है, इसको लिखने का कोई उद्देश्य नहीं होता बेटा। हमारा उद्देश्य लिखने का सिर्फ ये होता है ताकि आपको वनडे के पॉइंट्स पहुंच जाएं। और हमारे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है और ना ही आपको प्रिंटिंग मटेरियल देना संभव है। तो हमारे पास यही तरीका होता है, बेहतर से बेहतर में फैक्ट्स लिख दें, आप वनडे के लिए तैयार कर लो। और बाकी कहानी के लिए तो मैं यहाँ खड़े खड़े 1 घंटा लेक्चर दूंगा ही, ये मेरी अपनी औपचारिकता है। तो कृपया करके इसके चक्कर ना पढ़ें कि कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच रहे हैं। और इन कॉन्सेप्ट का भी कोई मतलब नहीं अगर आप इन्हें बार बार दोहराते नहीं हैं। अगर आपके पास सफलता लेनी है तो करत करत अभ्यास के वाली लाइन को फॉलो करना होगा, है ना। ये मेरा उद्देश्य था। आपको बता दूं कि नीचे ढेर सारे कमेंट किसी ने किए थे हमारे पास कि सर आप बोर्ड को जो लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं रखते, आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाते चले जाते हैं। तो बेटा ये बोर्ड पे जो लिखा वो कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, वो फैक्ट वनडे के एग्जाम्स के लिए होता है। जो लोग वनडे की तैयारी करते हैं वो बोर्ड को पढ़ लेंगे और अपना काम चला लेंगे। लेकिन मैं यहाँ सामने इसलिए खड़ा रहता हूँ, मैं केवल वनडे का टीचर नहीं हूँ, मैं सबका टीचर हूँ। इसलिए कृपया करके एक मनोवैज्ञानिक का क्लास पढ़ें जिसका एक लेवल होना चाहिए जो आपको अच्छी बातें पहुँचा पाए। ठीक, हम ही अच्छी बातें पहुंचाते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग हमसे अच्छी बातें पहुंचाते हैं, लेकिन उन अच्छी बातों में अगर और अच्छी बातें यहाँ तक पहुँच जाएँ हमें नहीं लगता आपको बुरा लगने वाला। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि कहाँ से लाते हैं इस चुनाव की?
इसकी पृष्ठभूमि आती है लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन में कहा गया था, आपको याद होगा, उससे पहले जब साइमन कमीशन भारत आया था, याद करिए, उसमें यही चीज़ न लिख के उन्होंने दिया था कि हम युद्ध के बाद जो भी स्थितियाँ उसमें भारत में बन रही थी, हम गलती हो गई थी मोतीलाल नेहरू से। उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने गलती से उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कर ली थी, जिसका विरोध उनके ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनका करियर ख़त्म कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतराज़ किया था कि हम डोमिनियन स्टेटस क्यों चाहेंगे यार, हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए ना। अब पूर्ण स्वराज तब होगा जब भारत में भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरित करोगे, और सत्ता आप हस्तांतरित कर नहीं रहे थे। तो ये कहते हैं कि आप सत्ता हस्तांतरित करो। अरे सत्ता हस्तांतरित करने के लिए आपको चुनाव कराने पड़ेंगे ना, आपको विधानसभा विधान परिषद के चुनाव कराने पड़ेंगे, केंद्रीय असेंबली का चुनाव कराना पड़ेगा, चुनकर एक व्यक्ति या दल आएगा, फिर वो भारत का संचालन करेगा, है या नहीं? हाँ सुनेगा। भारत में 1935 के चार्टर के आधार पर 1937 में जो चुनाव हुए उसमें एक स्पष्ट मत ये था कि अब कांग्रेस ही भारत में शासन करेगी। सही था या नहीं था? 1937 के चुनाव में सभी लोगों ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से नकार दिया और अंबेडकर जी का अभी स्थान नहीं प्राप्त हो पा रहा किसी कारणवश। अपनी प्रांतीय सीटें भले उन्होंने जीती। आप समझ में आ गया ना? 1940 में कई घटनाएं एक साथ होती हैं। एक तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और 1940 में अगस्त महोत्सव आता है, और वे कहते हैं कि हम आपको संविधान बनाने के लिए पूरी छूट दे देंगे, युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, हम आपको पूरी छूट दे देंगे। हमारी मांग क्या होती कि हम युद्ध से, ठीक है आपने हमारे सैनिकों को भेज दिया, मैं कोई रोज़ वही कहानी सुनाता हूँ, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें स्पष्ट बताओ तो कि चुनाव के इस युद्ध के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा ना, इससे पहले और इसके बाद की स्थितियाँ स्पष्ट कर दीजिए आप लिखित तौर पे। और यहाँ स्पष्ट होने का मतलब था, क्या आप जब यहाँ से जाएंगे तो क्या हम लोगों को सत्ता हस्तांतरित करेंगे? अगर सत्ता हस्तांतरित करेंगे तो उसके लिए चुनाव कराना होगा। क्रिप्स मिशन जो आया था उसके भी बैक पीछे ही था कि संविधान बनेगा तो चुनाव होगा। ध्यान से समझते रहिएगा। बेबेल योजना उसका भी एक उद्देश्य था। CR फार्मूला था, उसका भी उद्देश्य था कि चुनाव न करा के कांग्रेस एक मत से आगे आ जाए, मुस्लिम लीग पीछे हो जाए, डिप्रेस एसोसिएशन पीछे हो जाए। समझ में ना? तो ये चुनाव की रूपरेखा तय हो रही थी। तभी बेबेल एक चाल चल देता, आप कहते हैं शिमला सम्मेलन होता है, और शिमला सम्मेलन में सांप्रदायिकता के आधार पर विरोध हो जाता। आपको अच्छे से पता है, कांग्रेस अपने हित साधन करने लगती। और वास्तव में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस उस समय हित साधन नहीं, देश साधन कर रही थी। मुस्लिम लीग अपने हित साधन कर रही और अम्बेडकर जी का अपना हित साधन अपनी विचारधाराओं के आधार पर था, वो भी सत्य था। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पर बेबेल ने एक जाल बिछा रखा है, क्या कि अब प्रांतीय चुनाव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटनाओं के बाद जब 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया तो उसके बाद ये निश्चित हो चुका था कि अब ब्रिटिशर्स बैठेंगे नहीं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई। क्या बात हुई? विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है, और वहाँ पर चुनाव में आपको अच्छे से पता है, वहाँ लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में आपस में प्रतिद्वंदिता चलती। कभी वो बनते, कभी वो बनते, कभी वो बनते, कभी वो बनते। कंजर्वेटिव पार्टी का जो मुखिया था चर्चिल, वो पहले से जानना था कि हमें हारना है पक्का। आप याद करें, मैंने आपसे पहले कहा था, वो हारता भी है। और नए दल के रूप में आते हैं लेबर पार्टी से और क्लीमेंट एटली। ध्यान सुनेंगे, क्लीमेंट एटली आते हैं। कौन आता है? पेपर में लिखा था, तो क्लीमेंट एटली आते हैं, और ये एक लिबरल बिहेवियर शो करते हैं। लिबरल उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ब्रिटेन ने उपनिवेश बना रखे हैं, पूरी दुनिया में उनके उपनिवेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उपनिवेशों का शोषण नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ लीजिएगा। अगर किसी देश की कुल पर कैपिटा इनकम या कुल नेशनल इनकम जो होती है, उसका अगर 30% से 35% हम ले लेते हैं रेवेन्यू के रूप में, तो हम इसे शोषण नहीं कह सकते, क्योंकि हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये लेबर पार्टी की सोच है, जिसके जो मुखिया वायसराय इस समय है कौन है? क्लीमेंट एटली, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कहता है सारे उपनिवेशों को एक काम करो, उनको स्वायत्तता दो, ऑटोनॉमस दो, और उनको आप हमें नहीं कहते कि उन्हें आज़ाद कर दो, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन वो पक्ष में ये नहीं होता कि आप उनका शोषण करो। क्लीमेंट जो चर्चिल था वो तो चाह ही रहा था, न क्रिप्स मिशन उसका भेजना उद्देश्य था, न बेबेल का योजना का समर्थन करना उसका कोई उद्देश्य है। उसका तो केवल एक उद्देश्य था, ये उपनिवेश छूटने न पाए, एक बहुत बड़ी संपत्ति है। बात समझे रहिएगा।
लेकिन इटली ठीक उल्टा है। ये उदारवादी व्यक्ति और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं, अगर चर्चिल होता, अपनी भाषा में कहें बुंदेलखंडी, अगर चर्चिलवा होता तो आप 10-15 साल और अभी आप गुलामी सहते, लगभग वो 62-65 से पहले नहीं जाता, या हो सकता जाबे नहीं करता। ये सौभाग्य था कि क्लेमेंट इटली आ गए और ये उदारवादी व्यक्ति थे। चलिए एनीवे, इन्होंने एक घोषणा करी, क्या करी कि भारत को सत्ता हस्तांतरित मत करो, लेकिन कम से कम वहाँ का एक रुख, एक व्यू तो जानो कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि शिमला सम्मेलन में सब अपना अपना खींच रहे थे, नीचा नोचा चौथी जिसे आप कहते हो, वो नोच रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग। कोई देश की बात नहीं कर रहा था कांग्रेस के अतिरिक्त। तो कह रहे थे आखिर वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, जनता क्या चाहती है? क्या जनता चाहती है कांग्रेस को अथॉरिटी दी जाए? क्या चाहती है कि जनता वहाँ मुस्लिम लीग को अथॉरिटी दी जाए या डिप्रेस क्लास को दिया जाए? किसको दिया जाए? क्लेमेंट इटली कहता है इसका निर्णय करिए। और इसके लिए वो घोषणा करता है सितंबर 1945 में, ध्यान सुनिएगा, सितंबर 1947 में, 45 में, और इसी सितंबर 1 सितंबर को ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। 15 अगस्त को घोषणा होती और सितंबर में विश्व युद्ध को पूरी तरह से समाप्त माना जाता है। और वो घोषणा करता है कि भारत में प्रांतीय या वहाँ पर आम चुनाव कराए जाएं। ठीक उसकी मंशा होती। तो जैसा वहाँ का मुखिया कहेगा वैसा होना था। भारत में 3 बातों का ध्यान में रखकर चुनाव की घोषणा करी गई। पहला, कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में जिस तरह चाहे प्रचार कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पूरे भारत में जहाँ 11 प्रांत हैं, जहाँ पर आपको याद है ना 11 जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे, वहाँ ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में कांग्रेस कुछ निश्चित शर्तों में प्रचार कर सकती। निश्चित शर्तों में मुस्लिम मतों को बरगलाने का प्रयास नहीं करेंगे, उन्हें फोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है। दूसरा, नंबर 3 क्या थी कि जिन जिन प्रांतों में उनकी सम्मिलित सरकारें थीं, किसकी? कांग्रेस की। कहाँ कहाँ सम्मिलित सरकारें थी आपको अच्छे से पता है। सम्मिलित सरकार बंगाल में थी, आपको अच्छे से पता है। सम्मिलित सरकार असम में थी, सम्मिलित सरकार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में थी। इन जगहों पर जहाँ जहाँ उनकी संयुक्त सरकारें थी या बहुत जगह उनकी जो मिलीजुली सरकारें थीं, वहाँ पर आपसी सहमति के द्वारा प्रतिनिधियों का या जो निर्वाचक मंडल है उसका निर्माण किया जाए। इसका कोई लेना देना नहीं, हमने आपको ऐसे जानकारी ले दिया। ये शर्तें रखी गई और चुनाव संपन्न कराया गया। अब आज देखिएगा, आज के तरह का चुनाव नहीं था कि आप गए बैलेट बॉक्स पे चुनाव चिन्ह दबाए और वोटिंग होगी। एक लंबी प्रक्रिया चलती थी और उसमें भारत में चुनाव पहली बार हो रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, 1935 में तो केवल 10% लोगों ने वोट दिया था ना। यहाँ पर भी 10% ही वोट करेंगे, सारे लोगों को वोट से लेना देना, कौन बकवास चुनाव में पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, तो जितने वोट पड़ेंगे, मतलब जितने कुल मत हैं, मान लीजिए 100 मत हैं, उसमें केवल 10 लोगों ने ही वोटिंग करी और उन 10 लोगों में ही निर्णय करना है कि कांग्रेस को कौन पसंद करता, मुस्लिम लीग को कौन पसंद करता, डिप्रेस क्लास को कौन पसंद करता है। बात समझिएगा। इस प्रकार भारत में उपचुनाव का आगाज़ होता है और आम चुनाव कराए जाते हैं। और इन आम चुनाव का परिणाम एक चीज़ तो कन्फर्म निकला कि पूरा भारत एक मत से ये कह रहा था कि हमें केवल और केवल कांग्रेस चाहिए। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ग्राफ बनाना शुरू करूँ, जल्दी करिए। यस, अब हम इसका ज़रा एक ग्राफ बनाते हैं, दिखाते हैं आपको कि भारत में स्थिति क्या थी उस समय। ध्यान से देखिएगा, हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, ज़रा देखिएगा भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत में ये देखिए, अगर आप इसे डिनोट करेंगे, अब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्षेत्र ले लेते हैं, ये वाला क्षेत्र ले लेते हैं। अब बाकी क्षेत्रों के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा था। देखिए, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं। क्यों है? कल का वीडियो हमने पढ़ाया, ना हो तो बेबल योजना में जाके पढ़ लीजिए। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हैं, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्थान है पंजाब। इन 3 जगहों पर मुस्लिम लीग अपना एक एजेंडा सेट करती है कि हमें यहाँ से जीतना है। लेकिन ये जो स्थान है ये है असम, और इसे कांग्रेस जीत जाती है। ध्यान सुनिएगा, प्रांतीय चुनाव में यहाँ पर 30 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, जहाँ पर कोई उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। क्या इससे इंटरप्रिटेशन लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी ये चाहती है कि यहाँ पर कांग्रेस राज करे, मुस्लिम लीग नहीं। लेकिन चुनाव के जब नतीजे देखे गए तो ये देखा गया, 2 तरह के चुनाव हुए।
एक केंद्रीय विधानसभाओं का, एक प्रांतीय विधानसभाओं का। ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं का अगर मर्ज करके बात करी जाए तो कुल वैध मतों का 91.3% कांग्रेस को मिला। ये बहुत पेपर में आ चुका है। यानी यूँ कहें कि पूरा का पूरा वोट बैंक किसको सरक गया, सीधा कांग्रेस को, क्योंकि दूसरा कोई पे विश्वास करने के लिए जनता तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत माता के रूप में कांग्रेस को स्वीकार किया गया था। और जो आज भारत पिता हैं कांग्रेस के, वो ले डूबने में लगे। तो ये था 91.3% कांग्रेस को वोट मिलता, परसेंटेज वोट बोला, सीटें नहीं मिलती। और वो सीटें कितनी, 102 में से 57 सीटें जीतती है कांग्रेस। और कुल वोटिंग जो मुस्लिमों की वोटिंग होती है उसमें 86, ध्यान सुनिएगा, मुस्लिम लोग जो वोट डालते हैं उसमें 86.6, लगभग 87% वोट किसको मिलते हैं, मुस्लिम लीग को मिलते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर एक जगह 100 मुस्लिम है, उसमें से 87 लोगों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, और जो 13% लोग बने वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। और वे कांग्रेस जो 13% है वो 30 सीटें मिलकर बना देते हैं, यहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी। कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। बात समझ में आ गई ना। तो कुल 102 सीटों में से 57 सीटें ये और 30 सीटें इन्होंने जीती, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियों ने जीती केंद्रीय असेंबली चुनाव में। यूँ कहें आज के समय में कहें तो सांसदीय के चुनाव में। समझ में आ गया ना। और ज़रा देखिए, जब प्रांतीय विधानसभा का गठन हुआ, आपको अच्छे से पता है ये प्रांतीय विधानसभा कौन थी। 11 तो कांग्रेस ब्रिटिश इंडियन वाले, ध्यान सुनिएगा, और दूसरा जहाँ जहाँ रियासतें थीं, 600 रियासतें हम आपको पढ़ाएं, वो 600 रियासतों में अब चुनाव हो रहा है। याद करिए, इससे पहले क्या था कि कांग्रेस वायसराय की कार्यकारिणी में 2 तरह के लोग आएंगे। एक उन राज्यों से, 11 राज्यों से, प्रांतों से जहाँ पर चुनाव होगा, और चुनाव के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति आएंगे। और साथ ही 600 रियासतों से कौन आएंगे, मनोनीत व्यक्ति आएंगे। तो मनोनीत का बेड़ा गर्क। अब आगे सीधा प्रांतीय चुनाव भी होंगे और रियासतों में भी चुनाव होंगे। और उन रियासतों के चुनाव में फिर से कांग्रेस ने झंड, और कोई था ही नहीं सही शब्दों का है। और वहाँ पर बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत माने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इस सब किसने जीत लिए, कांग्रेस ने जीत लिए। और उसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की छोटी रियासतों में 30 सीटें जीत कर आई कौन, कांग्रेस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस प्रकार इस केंद्रीय विधानसभा चुनाव में और प्रांतीय विधानसभाओं में एक चीज़ तो निष्पक्ष आ गई, क्या कि अब पूरा भारत एक मत से ये कह रहा था कि कांग्रेस को सत्ता सौंप दो, और ब्रिटिशर्स इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन एटली जान चुका कि अब ज़्यादा दिन भारत में शासन करना संभव नहीं है। तो ये था केंद्रीय असेंबली के चुनाव या भारत में पहला आम चुनाव। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कांग्रेस को कितना, कुल वोट का कितना मिला, तो 91.3 लगभग 91% वोट मिला। कुल मुस्लिम वोट का कितना मुस्लिम लीग को मिला, तो 86.6 यानी 87% वोट मिला। और कुल सीटों का केवल 30 सीटें ही जीत पाई मुस्लिम लीग, 57 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी। और भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर कौन आई, कांग्रेस उधर। और बाकी जो बची सीटें थीं उसमें अंबेडकर साहब की 32 सीटें थीं, 17 सीटें स्थानीय को थी। इस तरह अगर टोटल करेंगे तो सीटों की संख्या निश्चित हो जाती। और प्रांतीय विधानसभाओं में जहां पर मनोनीत सदस्यों का नौटंकी थी, सही शब्दों में, तो वो समाप्त कर दी गई और वहाँ चुनाव कराए गए और कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में निकल कर बाहर आ जाती। अगर इस चीज़ पूरे चीज़ को आप ध्यान से देख रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, तो एक चीज़ निष्कर्ष है कि जहाँ पर इटली का ये विश्वास था कि भारत में आम चुनाव के बाद एक स्पष्ट मत आना चाहिए कि भारत का ब्रिटिश से विरोध है भी कि नहीं, यानी भारतीय जनता वास्तव में ब्रिटिश को पसंद कर रही कि नहीं पसंद कर रही। तो ध्यान रखिएगा, गुलामी किसी रूप में हो कोई पसंद नहीं करता। तो भारत की जनता ने वोट तो डाले, लेकिन नेताओं ने उन वोट का सांप्रदायिकरण कर दिया। कैसे कर दिया आप अच्छे जानते हैं। कांग्रेस बड़े दल के रूप में तो आई, लेकिन स्पष्ट बहुमत लेकर ब्रिटिशर्स से ये नहीं कह सकती कि हम सशक्त रूप से विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना चाहिए। क्यों, हम आपस में बटे हुए थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नदियाँ कितनी भी छितराई हों, कितनी शक्तिशाली पतली पतली नदियाँ हों, वो शक्तिहीन होती, लेकिन अगर वो सब एक होकर वार करती हैं तो याद करें बड़े बड़े दरारें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं।
इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पर भारत में चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे अम्बेडकर की डिप्रेस क्लास एसोसिएशन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य पार्टियाँ हों, ढेर सारे जमावड़ा था ना यहाँ तो कुनबा का मैं अजायब घर कहा करता हूँ इसको सबको। इन सब को अपने अपने स्वार्थों के लिए सीटें तो जीतनी, ठीक है, आप प्रांतीय चुनाव हो गए, केंद्रीय असेंबली का चुनाव हो गया, कांग्रेस बड़े दल के रूप में आ गई, लेकिन क्या कांग्रेस आज डट के कह सकती है कि अब हम विरोध करते हैं ब्रिटिशर्स को, इनको यहाँ से जाना चाहिए? नहीं कर सकते। क्यों? करने के लिए आपको एक जनादेश चाहिए, ठीक है। कुल पड़े वोटों का, भैया मैं पहले कह रहा हूँ कि 10%, ध्यान से सुनिएगा, 10% वोट पड़ा है, कुल जनसंख्या का केवल 10% लोगों ने ही वोटिंग करी है। और उन 10% वोटों में भी आपको अच्छे से पता है कि जो कुल वोट जो पड़ा है उसका 10% में 91.3% तो अगले केवल कांग्रेस को मिल गया जी। और मुस्लिम आबादी का मुस्लिम लीग ने 86.6, वो भी केवल 1% लोगों ने वोटिंग की थी, तो 86.6 ये किसको मिला? मुस्लिम लीग को, यानी मुसलमानों को वोट मिला। तो ये बटे हिंदुओं के रूप में, समान हिंदू याद करिए, ये बटे मुस्लिम के रूप में, और जो बची सी वो अम्बेडकर साहब की डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, बहुत सारी सीटें ये ले गई, और बहुत सारी हिंदू महासभा ने जीती, यूनिस्ट पार्टी ने जीती, याद करिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ सीटें जीती। तो कुल मिलाकर भारत में चुनाव तो हुए, एकदम सत्य था, आम चुनाव के निष्कर्ष आए, कांग्रेस के पक्ष में गए, ये सब सही है। लेकिन एक चीज़ सही नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर एक जनादेश ने प्रदर्शित किया कि हम सशक्त विरोध कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, कि अब यहाँ से इनको जाना चाहिए। हम अपने में इतना बट गए कि ब्रिटिशर्स को अभी 2 साल और रहने का मौका मिल गया, नहीं शायद इसी प्रांतीय चुनाव के और असेंबली चुनाव के बाद भारत से इनका बुरा बिस्तर गुल हो जाता। लेकिन चलिए, इटली है तो संभावनाएं हैं कि भारत को आज़ाद कर देगा। अभी गुलाम बने रहो 2-3 दिन और बहुत जल्दी हम आपको कैबिनेट मिशन माउंटबेटन और बहुत जल्दी आज़ाद करने वाले हैं। आप भी आज़ाद और हम भी आज़ाद होने वाले हैं, ठीक। तो कुल मिला के आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम सब लोग मिलकर साथ में मनाएंगे, परेशान मत होइए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आम चुनाव। पेपर में खूब प्रश्न आते हैं, भारत में आम चुनाव का निष्कर्ष, उसका परिणाम अगर आपसे पूछे, मेंस में आपसे इंटरव्यू पूछा जाए कि ठीक है 1945 में जो आम चुनाव हुआ, कॉमन जो इलेक्शन हुआ, उसका आप नतीजा क्या कहना चाहेंगे, तो उसमें आपका एक लाइन में जवाब होगा इंटरव्यूअर्स को कि सर हम मानते हैं कि इसमें कांग्रेस एक बड़ा जनादेश लेकर ब्रिटिशर्स के सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी बड़ी नाव में छोटे छेद थे, और वो छोटे छेद थे मुस्लिम लीग और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, जो स्वार्थ के कारण, उस समय देश प्रेम नहीं, वहाँ व्यक्ति प्रेम शुरू हो गया था, उसने हमें थोड़ा सा कमज़ोर किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पूरी जनता का प्रतिनिधित्व किया कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या है, आम चुनाव भले असफल अपने उद्देश्यों में रहे, लेकिन एक चीज़ में सफल रहे कि ब्रिटिशर्स के दिमाग में सेटअप हो गया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें सत्ता किसको देनी होगी? कांग्रेस को देनी होगी। ये इंटरव्यू में होगा, हो सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दे, तो क्या कांग्रेस केवल 10% वोट का प्रतिनिधित्व करती थी, ये तो वास्तव में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व उस समय नहीं कर रही थी, बल्कि अल्पसंख्यक लोग ही शिक्षित थे जो वोटिंग का मतलब जानते थे। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। समझ में आ गया ना? इस प्रकार आपको क्रॉस क्वेश्चन में विश्वास रखिए, आप पढ़ते रहेंगे, और एक सोचने का विचार का ढंग, और जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि न्यूज़पेपर में संपादकीय वाला पोर्शन पढ़ते रहें, आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आम चुनाव आप नहीं भूलेंगे, और अगर भूलेंगे तो फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा, या आपके लिए सज़ा हो जाएगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे बिंदु के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।